हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट्स क्लियर्ड। और आज हमारा 15th लेक्चर है ऑन द टॉपिक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और आज वैसे तो हमने फ्रिक्शन के साथ स्टार्ट करना था, बट मैंने सोचा है कि आज हम फ्रिक्शन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। सो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर करा था सूडो फोर्सेस, और आज का जो टॉपिक है वो हमने 8th क्लास के अंदर काफ़ी हद तक कर लिया है, बट फिर भी हम थोड़ा और डेप्थ के अंदर पढ़ेंगे इस चीज़ को। सो चलने से पहले यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और सो लेट्स गो ऑन। सो आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, अब ये चीज़ हम अपनी 8th क्लास या शायद 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सो अब हमने ये अपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर ही पढ़ा था कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस के दो टाइप्स होते हैं, नॉर्मल और फ्रिक्शन। तो आज हम कर रहे हैं पहला टाइप, फ्रिक्शन। नॉर्मल हम आगे चलकर करेंगे, वैसे तो वो हमने फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर इनडायरेक्टली कर लिया है, बट फिर भी हम एक बार एक या दो लेक्चर लगाकर नॉर्मल को भी कर लेंगे। सो अब हमने ये चीज़ तो पढ़ी है, अब एक क्विक सा रिवीजन करते हैं। अब ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है। अब जब भी एक सॉलिड बॉडी एक दूसरी सॉलिड बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है, जब भी एक सॉलिड बॉडी एक दूसरी, अब जो सरफेस है वो भी एक सॉलिड बॉडी है, अब जब भी उसके ऊपर एक सॉलिड बॉडी स्लाइड करेगी तो उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करती है, जो उनके कॉन्टैक्ट सरफेस होता है ना। अब ये है इनका कॉन्टैक्ट सरफेस, ये चीज़ इनका कॉन्टैक्ट सरफेस है। इस चीज़ के पैरेलल एक फोर्स एक्ट करती है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। ये चीज़ होती है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है ना, फ्रिक्शन एकदम उल्टी चीज़ है। इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि फ्रिक्शन जो है वो एकदम उल्टी चीज़ है। फोर्सेस का काम होता है ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना, ठीक है। फ्रिक्शन क्या करती है, मोशन को अपोज करती है। फ्रिक्शन एक इस तरह की फोर्स है जो मोशन को अपोज करती है। इट इज अ फोर्स दैट अपोजेज मोशन। ये हमेशा मोशन को अपोज करती है, इसको मोशन बर्दाश्त नहीं है। जहां कहीं भी जरा सा भी मोशन आता है ना, वहीं पर फ्रिक्शन आ जाता है कि नहीं, मैं मोशन रोकूंगा। ओके, सो ये काम होता है फ्रिक्शन का। सो जब भी हम, अब आपने देखा होगा कि मान लो एक बड़ी सी अलमारी है, एक बड़ा सा पत्थर है, जब भी हम उसे धक्का लगाते हैं, एक बड़ी सी अलमारी है, उसे हम धक्का लगा रहे हैं, उसे हम धक्का लगा रहे हैं, पर वो हिलती नहीं है हमसे। या यहाँ पर एक दीवार है, लाइक ये दीवार है, यहाँ पर मैं इसे धक्का लगा रहा हूँ, मैं इस दीवार को धक्का लगा रहा हूँ, पर ये दीवार हिल नहीं रही है। क्यों नहीं हिल रही है? इसके पीछे, क्योंकि फोर्स है तो एक्सेलरेशन तो आनी चाहिए। इस दीवार का मास है, मास तो है इस दीवार का। अब फोर्स भी है, मास भी है, तो एक्सेलरेशन तो आनी चाहिए। बट यहाँ पर तो एक्सेलरेशन बिल्कुल ही जीरो है, 0 पॉइंट समथिंग भी नहीं आ रही। यहाँ पर तो एक्शन बिल्कुल ही जीरो है, एक्सेलरेशन। सो इसका मतलब एक अपोजिंग फोर्स काम कर रही है जो इस फोर्स को काउंटरएक्ट कर रही है, जो इस फोर्स को काउंटर अटैक कर रही है। इसका मतलब एक अपोजिंग फोर्स है यहाँ पर। और वो फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शन। वो फोर्स है हमारी फ्रिक्शन। ओके, सो अब एक और चीज़। अब मान लो एक बड़ा सा कोई भारी बुक है हमारे पास, कोई एक भारी सी बुक है हमारे पास। अब ये स्टैंड मानो, ये एक बोर्ड है, मैं इसको बिल्कुल ज़रा सी फोर्स लगाऊं, नहीं हिलेगा। बट अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर दूं तो ये हिल रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन को हम काउंटर अटैक कर सकते हैं, फ्रिक्शन को हम ओवर पावर कर सकते हैं। ओके, सो एक छोटी फोर्स फ्रिक्शन को ओवर पावर नहीं कर सकती, बट एक बड़ी फोर्स फ्रिक्शन को ओवर पावर कर सकती है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट
हमारी जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन काउंटरैक्ट होगा। मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है, फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी फ्रिक्शन उतना कम होगा। अब अगर आप लोग ये चीज़ समझ रहे हो ना, तो जो हमने ऑब्जर्वेशन की है उसके हिसाब से तो ये होना चाहिए, बट ये चीज़ गलत है। ये चीज़ गलत है। कई बार हमारी ऑब्जर्वेशंस गलत होती हैं और ये चीज़ उस चीज़ को प्रूव करती है। फ्रिक्शन कभी भी फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, नो। उल्टा फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्शन। और क्यों होती है, अभी जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन करेंगे तब हमें समझ में आएगा। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स टिल सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक। उस एक्सटेंट के बाद फ्रिक्शन अपना दम छोड़ देती है। ओके, सो अब यहाँ पर क्या चीज़ रोल प्ले कर रही है कि हम इसको थोड़ी सी फोर्स लगा रहे हैं तो वो चल नहीं रहा है, ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो वो चल रहा है। वो चीज़ हम समझेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन से। ओके, अब एक बॉल होती है। अब जब आप क्रिकेट खेलते हो, आपने एक बैट से हिट करा बॉल को और वो जा रही है, तो वो थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। क्यों? इसका मतलब कोई तो फोर्स है, क्योंकि हमारा जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो कह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आती। मतलब यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स काम कर रही है। सो फ्रिक्शन क्या होती है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। ये बात हमें इस चीज़ में समझ में आ गई है ना। अब फ्रिक्शन जो होती है ना, वो हमारी वेट से, जो उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है उसके इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, ये चीज़ कैसे होती है अभी हम समझेंगे। सो हम दोबारा से इस केस पर आते हैं, अपने ब्लॉक के केस पर। ये सारी बातें जैसे जैसे हम टाइप्स करते जाएंगे वैसे वैसे हमें समझ में आती जाएंगी। सो हमारे पास एक केस है जहाँ पर एक ब्लॉक पड़ा है टेबल के ऊपर और हम उस ब्लॉक को मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो हमने इस ब्लॉक के ऊपर यहाँ इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाई। ओके, सो पहले हमने क्या करा, पहले यहाँ पर पहले हमने एक छोटी फोर्स लगाई, छोटे मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाई। उसके बाद हम धीरे धीरे उसे इंक्रीज करते गए। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे अब अगर हमारी जो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन होती, फ्रिक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होती, सो अगर एक ये बड़ी अलमीरा है, उस पर आपने एक फोर्स लगाई 1 न्यूटन की, वो चली नहीं, इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन है। क्योंकि अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा, यहाँ पर आपने एक फोर्स लगाई 1 न्यूटन की, 1 न्यूटन की आपने फोर्स लगाई, तो अगर तो अलमीरा चली नहीं, इसका मतलब फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स है। क्योंकि अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो ये इस डायरेक्शन में चल जाएगी, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो ये इस डायरेक्शन में चल जाएगी। इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन है। इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन 1 न्यूटन है आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है, नहीं, गलत है। इसका मतलब अगर हमने फोर्स 2 न्यूटन कर दी तो इसको चल जाना चाहिए, बट कभी ट्राई करना, आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाई, अलमारी तभी भी नहीं चलेगी। आपने 2 न्यूटन लगाई तो भी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? अब तो चल जाना चाहिए, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया फ्रिक्शन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। क्यों नहीं चलेगी? या अगर फ्रिक्शन इज इक्वल टू 1 न्यूटन भी है तो जब ऑब्जेक्ट को हमने छेड़ा नहीं है तो वो पीछे की डायरेक्शन में क्यों नहीं चल रहा? आपने कभी सोचा ये चीज़? कभी सोचिए ये चीज़। अगर आपने ये चीज़ सोची होती तो आप लोगों को अपना आंसर अपने आप मिल गया होता। ये चीज़ सोची, अपना आंसर अपने आप मिल गया आपको लोगों को। अब इससे आप लोगों को पता चल रहा है कि फ्रिक्शन हमारी फोर्स के हिसाब से नहीं चेंज होती, नो, फ्रिक्शन अपने आप चेंज होती है। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, और ये इसकी बहुत ही ज़्यादा शानदार कैरेक्टरिस्टिक है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इट्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स।
ये खुद को जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। अब यहाँ पर आपने एक केस है। अब यहाँ पर जो सेल्फ एडजस्टमेंट है वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, डायरेक्शन के फॉर्म में भी है। अब आप यहाँ पर खड़े हो, आप अलमीरा पर जोर लगा रहे हो, आप एकदम से घूम गए, यहाँ पर आ गए और यहाँ से जोर लगाने लगे, तो क्या अलमारी चल जाएगी उतनी फोर्स में? नो। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी सेल्फ एडजस्ट करती है। ओके, फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी एडजस्ट करती रहती है, जहां से फोर्स लग रही है उस हिसाब से। तो इसका मतलब क्या है, जब हमने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, फ्रिक्शन 1 न्यूटन की हो जाएगी। इस डायरेक्शन में लगाई, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। जैसी फोर्स हमने 10 न्यूटन कर दी, वैसे ही फ्रिक्शन 10 न्यूटन हो जाएगी अपने आप। ओके, एकदम से फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड से भी कम में फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, अगर उसकी टेंडेंसी वहां तक होगी तो। टेंडेंसी वहां तक होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये आपको समझ में आएगी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। ओके, सो यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ टेंडेंसी, यहाँ पर जो मैंने बात कही थी ना टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब लिमिट। फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है। ये नहीं है कि आप 1000 न्यूटन की फोर्स लगाओ और तब भी एक छोटा तब भी ये ब्लॉक ना हिले। नहीं, इतनी ज़्यादा फोर्स है तब तक तो हिल जाना चाहिए। इसका मतलब फ्रिक्शन की एक लिमिट है। फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट कर सकता है, बट एक लिमिट तक, एक लिमिट तक एडजस्ट कर सकता है फ्रिक्शन खुद को। और जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाएंगे, एक सिचुएशन आ जाएगी, एक मोमेंट आ जाएगा जहां पर फ्रिक्शन मैक्सिमम होगी। ओके, एक मोमेंट आ जाएगा जहां पर फ्रिक्शन आपकी मैक्सिमम होगी। उसके बाद फ्रिक्शन उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, उसके बाद फ्रिक्शन उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन की वो लिमिट है। फ्रिक्शन उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकती है। लाइक हमारी बॉडी की एक लिमिट होती है, हमारी बॉडी एक लिमिट तक काम कर सकती है। अब ये तो है नहीं कि हम पूरा दिन पूरे 1 साल काम करते रहे, नो। हमारी बॉडी की भी एक लिमिट होती है ना काम करने की। हाँ, हम खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। एक दिन हमारे पास कम काम है, हमने थोड़ा कम काम किया। एक दिन हमारे पास थोड़ा ज़्यादा काम है, हमने थोड़ा ज़्यादा काम किया। बट हमारी बॉडी की भी एक लिमिट होती है कि हम वहाँ तक काम कर सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा काम मिले तो हम वो नहीं कर सकते। उसी वही केस फ्रिक्शन के साथ है। फ्रिक्शन को कम फोर्स मिली है, वो कम अपोजिंग फोर्स लगाएगी। फ्रिक्शन को ज़्यादा फोर्स मिली है, अगर उसको ज़्यादा फोर्स मिली है तो वो ज़्यादा अपोजिंग फोर्स लगाएगी, बट एक लिमिट तक। अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, अगर हमें हमारी लिमिट से ज़्यादा काम मिलता है तो हम वो काम नहीं कर पाते। उसी तरह अगर फ्रिक्शन को उसकी लिमिट से ज़्यादा फोर्स मिलती है तो वो उसे अपोज नहीं कर पाती। ओके, और उसके बाद मान लो पहले आप 1-1 न्यूटन से फोर्स बढ़ा रहे हो। आपने 1 न्यूटन लगाई और मान लो इसकी फ्रिक्शन की जो लिमिट है वो 10 न्यूटन तक है। आपने 1 न्यूटन लगाई, 1 न्यूटन हो जाएगी। आपने 5 न्यूटन लगाई, 5 न्यूटन जाएगी। आपने 10 न्यूटन लगाई, 10 न्यूटन हो जाएगी, और ये इसकी लिमिट है। इसके बाद आप 0.1 न्यूटन से बढ़ा दो, ये 0.0001 न्यूटन कर दो, ऑब्जेक्ट चलने लग जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन अभी भी 10 न्यूटन ही रहेगी, क्योंकि वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है, वो उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकती फ्रिक्शन। ओके, सो अगर हम जब मैक्सिमम उस पर आ जाते हैं, अब ऑब्जेक्ट एक बार चलने लग जाता है, उसके बाद बेशक हम बहुत ज़्यादा कम मैग्नीट्यूड से उसको इंक्रीज करें, वो चलेगा। ओके, और अगर हमने यहाँ पर 10.001 न्यूटन लगाई है, 10 न्यूटन रहेगी। अगर हमने यहाँ पर 100 न्यूटन कर दी फोर्स, तो भी फ्रिक्शन 10 न्यूटन ही रहेगी। ओके, फ्रिक्शन उससे ज़्यादा नहीं जाएगी या उससे कम नहीं जाएगी। सो ये केस होता है फ्रिक्शन का। अब अगर हम इस चीज़ को अच्छे से स्टडी करें, माइन्यूटेस्ट एक बिल्कुल, जब हम बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट लेवल पर,
बिल्कुल हम जो फ्रिक्शन को है और फोर्स को एकदम डेसिमल्स में ले लें, तब अगर हम फ्रिक्शन को स्टडी करें तो उसका ग्राफ बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा अजीब सा बनता है। ओके, ये ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ पेपर है। फ्रिक्शन जो होती है, अब यहाँ पर फोर्स अप्लाइड है, सॉरी यहाँ पर हमारी फोर्स अप्लाइड है, फोर्स अप्लाइड, यहाँ पर है हमारी फ्रिक्शन। और एक और बात, फ्रिक्शन एक फोर्स है तो वो वेक्टर है और उसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फ्रिक्शन का जो ग्राफ बनता है ना, वो कुछ ऐसा बनता है। फोर्स इंक्रीज होगी, फ्रिक्शन इंक्रीज होगी, फोर्स इंक्रीज होगी, फ्रिक्शन इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, इसका मैक्सिमम पॉइंट आ गया। अब भी हम फोर्स को तो इंक्रीज कर ही जा रहे हैं, फोर्स इंडिपेंडेंट है, बट फ्रिक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है। फोर्स को इंक्रीज करा, अब जो फ्रिक्शन होगी वो हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है हमारी फ्रिक्शन का, कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। अब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है मैं बताता हूँ। ये है हमारा ओरिजिन, मतलब फ्रिक्शन जीरो है, फोर्स अप्लाइड जीरो है। अब जैसे जैसे हम फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी फ्रिक्शन इंक्रीज हो रही है। ये आ गई हमारी मैक्सिमम लिमिट, ये आ गई हमारी मैक्सिमम लिमिट। सो ये है हमारी एफ मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन, और इसी चीज को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी चीज को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब एक बार फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन पर आ गई, अब फोर्स तो हम इंक्रीज कर रहे हैं बट फ्रिक्शन इससे ज़्यादा जा नहीं सकती, तो फ्रिक्शन के अंदर अब आपको लग रहा होगा कि ग्राफ तो कुछ ऐसा होना चाहिए, मैक्सिमम पर पहुंची उसके बाद वो इतनी रहेगी। नो, ग्राफ ऐसा नहीं होगा। फ्रिक्शन खुद को थोड़ा डिक्रीज कर लेगी, फ्रिक्शन थोड़े से मैग्नीट्यूड से नीचे आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप खुद सोचो, आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आपके पास काम आता जा रहा है, आपके अंदर आपने इतना काम, आपके पास इतना काम था, आपने इतना काम कर लिया, इतना काम था आपके पास, आपने इतना काम कर लिया, आपके पास इतना काम था, आपने इतना काम कर लिया, इतना काम था, आपने इतना काम कर लिया, बट ये आपकी लिमिट है। अगर आपको उससे ज़्यादा काम मिलेगा तो क्या आप इतनी एफिशिएंसी से काम कर पाओगे? आपकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होएगी, क्योंकि आप डीमोरलाइज हो जाओगे, है ना, कि काम बढ़ता जा रहा है। सो वही केस कुछ फ्रिक्शन के साथ होता है। आप ऐसा मान लो कि फ्रिक्शन डीमोरलाइज हो जाता है, वो खुद को नीचे ले आता है और उसके बाद एक लेवल मेंटेन करता है। सो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है हमारी फ्रिक्शन का। ओके, यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन बना देता हूँ। सो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है हमारी फ्रिक्शन का। अब यहाँ पर हमने इसको दो रीजन्स में डिवाइड कर दिया है, यहाँ से हमने इसे दो रीजन्स में डिवाइड कर दिया है। जो ये वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं स्टैटिक रीजन, स्टैटिक रीजन, और इसे हम बोलते हैं काइनेटिक रीजन। अब नाम से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया आया होगा कि हम इसे स्टैटिक और काइनेटिक क्यों बोलते हैं। स्टैटिक और काइनेटिक क्यों बोलते हैं? हम इस रीजन को स्टैटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रीजन में ऑब्जेक्ट इतनी फोर्स तक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन इक्वल है, उसके फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा रेस्ट पर। ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर रहेगा क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है। सो ये स्टैटिक रीजन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टैटिक है। बट जैसे ही हम आगे चले जाते हैं उससे, वो होता है हमारा काइनेटिक रीजन, क्योंकि यहाँ पर अब हमारी फ्रिक्शन फोर्स से कम हो चुकी है। जो हमारी फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स से कम है, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा, इसीलिए हम इसे बोलते हैं काइनेटिक रीजन। ओके, यहाँ पर जो हमारी फ्रिक्शन होती है इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, इस रीजन में हमारी फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, बट इस रीजन में फ्रिक्शन इज लेस देन फोर्स अप्लाइड।
इस रीजन में फ्रिक्शन इज लेस देन फोर्स अप्लाइड। ओके, सो यहाँ तक हमें बातें समझ में आ गई हैं और इतना हमने अपनी 8th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, लिमिटिंग फ्रिक्शन वगैरह, अपनी 8th क्लास में। सो अब हमने ये तो पढ़ लिया फ्रिक्शन क्या होता है, किस तरह का होता है, ओके, कि वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ये चीज़ हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ ली। अब ये फ्रिक्शन का हम कॉज भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़, अब ये कोई सूडो फोर्स तो है नहीं कि हमने इसे इमेजिन करा बना दिया, नो, ये एक एक्चुअल फोर्स है। इसका मतलब ये किसी वजह से होती होगी, इसका कोई कॉज भी होगा, सो अब हम वो कॉज भी पढ़ लेते हैं। अब ये चीज़ हमने अपने 8th क्लास में पढ़ी है, फ्रिक्शन किस वजह से होती है, ड्यू टू रफनेस ऑफ फोर्स, ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेसेस, क्रेस्ट एंड ट्रो होते हैं सरफेसेस पर, उसकी वजह से रफनेस बढ़ती है, उसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है क्रेस्ट और ट्रो की। कैसे इंटरलॉकिंग होती है अभी समझते हैं, और इस चीज़ को एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा मैं। सो इस फ्रिक्शन के जो कॉज होते हैं वो दो कॉज होते हैं, ओके। सो अब आपको मैं एक एटॉमिक लेवल का कॉज बताऊंगा जो आपको शायद ही पता हो। जो पहला एटॉमिक कॉज पढ़ देते हैं हम, क्योंकि दूसरा रफनेस तो हमें पता ही है। एटॉमिक कॉज ये कहता है दैट फ्रिक्शन अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एटॉमिक फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फोर्सेस लगती हैं। कैसे लगती हैं बताता हूँ। अब हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं एक सरफेस का। अब ये एक सरफेस है और ये एक दूसरा सरफेस है, ओके, ये दो सरफेस है। अब यहाँ पर क्या हुआ, सरफेस कांटेक्ट में है, ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ऑब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पर एटम्स है, यहाँ पर एटम्स है। अब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक लेवल पर, मतलब हम बिल्कुल नीचे पहुंच चुके हैं, हम बहुत ही ज़्यादा एटॉमिक, हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पहुंच गए हैं। सो इसका मतलब यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, वीक फोर्सेस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एक्ट करती हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बहुत कम रह जाता है, इस वजह से यहाँ पर अप्लाई होती है मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये है इसका एक कॉज, ये इसका एक कॉज है। अब रफनेस ऑफ सरफेस, रफनेस ऑफ सरफेस, रफनेस ऑफ सरफेस, अब ये भी एक चीज़ है। सो क्या होता है, अब जो एक्चुअल कांटेक्ट का सरफेस होता है ना, ये होते हैं एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट, और ये होते हैं एरिया ऑफ एपेरेंट कांटेक्ट। मतलब हमें जो सरफेस लगता है वो लगता है कि वो ऐसे है, एकदम प्लेन, बट जो एक्चुअल में कांटेक्ट सरफेस होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। और जो एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट होता है ना, वो एरिया ऑफ एपेरेंट कांटेक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब अगर एरिया ऑफ एपेरेंट कांटेक्ट 1 है तो एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट 10⁴ है। इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, इतना बड़ा, ओके। अब जब ये एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज आ गए, वही बात है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं एक दूसरे पर।
अब जो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो काफ़ी छोटा है, सॉरी जो एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट होता है वो कम होता है, सॉरी ये चीज़ मैंने गलत बोल दी। अगर एक्चुअल कॉन्टैक्ट 1 है तो अपेरेंट कॉन्टैक्ट 10⁻⁴ है, सॉरी। सो ये चीज़ होती है। सो अब जो एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट है वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा। जो अब हमें लगता है कि इतना बड़ा एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है, बट एक्चुअल में तो इतना सा एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा होता है ना, ऐसे 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 कॉन्टैक्ट में आ रहा होता है। अब ये एरिया जो है बहुत कम है, अब वेट उतना ही है, इसका मतलब जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो चीज़ें आपस में रगड़ेंगी, उनका चलना मुश्किल हो जाएगा ना। अब यहाँ से ये चीज़ दब रही है, यहाँ पे इस पर एक फोर्स लग रही है, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रही है, तो उसका चलना मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सो यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो यहाँ पर एक ये चीज़ रोल प्ले करती है। अब एक और चीज़ आ जाती है यहाँ पर कि जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होंगे, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होंगे ये डिफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप एक चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो चीज़ डिफॉर्म तो होगी। ओके, और ये जो चीज़ें होती हैं जिस तरीके से डिफॉर्म होती हैं उसे हम कहते हैं कोल्ड वेल्डेड, उसे हम कहते हैं कोल्ड वेल्डेड। सो कोल्ड वेल्डेड होती है कुछ इस तरह की, इस तरह की होती है कुछ कोल्ड वेल्डेड डिफॉर्मेशन, कुछ इस तरह का बन जाता है वो। और जब ये जो कोल्ड वेल्ड्स होते हैं, ये जो कोल्ड वेल्ड्स होते हैं, जब ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो ये ऐसे इंटरलॉक हो जाते हैं। ओके, सो ये एक कोल्ड वेल्ड है, ये कोल्ड वेल्ड है, ये ऐसे एक दूसरे को मूव कर रहे हैं, ये आपस में ऐसे इंटरलॉक हो जाएंगे। ओके, ये ट्रो है, ये क्रेस्ट है, जो नीचे की साइड एरिया होते हैं उसे ट्रो बोलते हैं, जो ऊपर की साइड एरिया होता है उसे क्रेस्ट बोलते हैं। ट्रो क्रेस्ट ऐसे आ रहे हैं, आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे, इंटरलॉक हो गए, चीज़ों का चलना मुश्किल हो गया। और यही चीज़ फ्रिक्शन को अराइज करती है और फोर्स और मोशन को अपोज करती है। ठीक है, चीज़ समझ में आई ना, मतलब पूरा एक ही स्टोरी की फॉर्म में चलता है। पहले मॉलिक्यूलर फोर्स लगी, ठीक है, क्या हुआ, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हुआ तो मॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज हुई, प्रेशर इंक्रीज हुआ, कोल्ड वेल्ड्स बने, इंटरलॉकिंग हो गई और फ्रिक्शन अराइज होगी। सो फ्रिक्शन के अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं एंड उसके बाद हम आज की क्लास ख़त्म करेंगे। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके टाइप्स। टाइप्स हमारे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि वो हमने पहले काफ़ी अच्छे से पढ़े हुए हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको शायद ही पता हो। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट होता है, जितना मर्जी एरिया कॉन्टैक्ट में हो, फ्रिक्शन को उससे कोई मतलब नहीं है, फ्रिक्शन को सिर्फ वेट से मतलब है। और वो क्यों होता है अभी आगे चलकर हम पढ़ेंगे। चलो, हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये लिखवा देता हूँ, दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एफ मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। एफ मैक्स डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन, एफ मैक्स डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंडेंट रहती है। ओके, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट
अभी एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ओके, अभी के लिए इसे नोट डाउन कर लो। थर्ड चीज, वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के। काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, अगेन नेक्स्ट लेक्चर में जब हम टाइप्स करेंगे उसके अंदर एक टाइप होता है काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तब हम करेंगे इस चीज़ को। काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सो अगेन ये चीज़ लिख देना, डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होता है ना वो अलग होता है। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट अलग होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में हम चेक करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन और उसके बाद हम नॉर्मल रिएक्शन पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए बाय, और लाइक करो इस चीज़ को, शेयर करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको अपडेट्स आते रहें जैसे ही मेरी नई नई वीडियोस पोस्ट हों। और हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल की फ़िज़िक्स कर रहे हैं। अगर आपके कोई दोस्त हैं जो फिज़िक्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें बताओ। ओके, सो टिल देन वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय।